चित नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर ली है और ये चार्जशीट 15 अप्रैल को ईडी ने दाखिल की और इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, सीपीपी लीडर और साथ ही मौजूदा कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को मुख्य आरोपी के तौर पर आरोपी नंबर 1 बनाया गया। उसके बाद आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बनाया गया और इसके साथ साथ सैम पित्रोदा और साथ ही सुमन दुबे को भी इसमें ईडी के द्वारा जो है वो आरोपी बनाया गया है। और इस मामले में जो सुनवाई होनी है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है और ये सुनवाई 25 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन जब से ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है और मुख्य आरोपी के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रखा है, तब से कांग्रेस पार्टी अपना कड़ा विरोध ईडी के इस फैसले पर जताती हुई दिखाई दे रही है। जब ये खबर सामने आई तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश की तरफ से भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ईडी के द्वारा ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसको प्रतिशोध की और बदले की राजनीति करार दिया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इसका पलटवार आया और बीजेपी ने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल की तो कांग्रेस पार्टी ने इसका कड़ा विरोध तो करा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। देश भर में आज कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईडी के दफ्तर का घेराव करने के जो है वो आह्वान किया था। और इसी कड़ी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उन्होंने दिल्ली में जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट लीड किया। इसके साथ साथ जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उदय भानु चीब और साथ ही एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी भी आज के प्रोटेस्ट में मौजूद थे और एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो किया गया था। यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे थे और ये प्रोटेस्ट जो है 24 अकबर रोड जो कि कांग्रेस का मुख्यालय वहां पर किया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी खासा तैयारियां की गई थी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी यहाँ पर तैनाती, आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनाती और आप यहाँ पर देखिए ह्यूमन चेन बनाई गई थी ताकि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे ना बढ़ सके। उसके बाद बैरिकेड्स लगाएगा और उसके पीछे भी बैरिकेड्स लगाए गए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहीं पर ही जो है वो डिटेन कर लिया गया। और आप अभी भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन करके ले जाया जा रहा है। उसमें तमाम जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं वो सारे शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि ईडी की जो कार्रवाई है इसका विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार करती रहेगी और इसको बदले की राजनीति कांग्रेस पार्टी करार दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल का हादसा आप सबको याद होगा। 12 नवंबर 2023 में ये हादसा हुआ था और इस हादसे के दौरान कुल 41 मजदूर में फंस गए थे और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान के इंजीनियर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ की जनता है, उसने मेहनत की और उन 41 के 41 मजदूरों को बचा लिया गया। आपको ध्यान होगा कि उस समय बाबा बौखनाग की बहुत चर्चा हुई थी पूरी दुनिया में और कहा गया था कि बाबा बौखनाग दुनिया के पहाड़ों के रक्षक देवता हैं और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बौखनाग से ये मन्नत मांगी थी, प्रार्थना की थी कि इस टनल में फंसे सभी मजदूर सकुशल निकल जाए, ये ऑपरेशन सकुशल पूरा हो जाए और वे बाबा का मंदिर यहाँ बनवाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और वहाँ पे बाबा बौखनाग के मंदिर की आधारशिला भी रखी। आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान बाबा बौखनाग को वहाँ पे उसके मुहाने पे स्थापित किया गया था और उसके बाद सिलक्यारा टनल जो दुनिया का सबसे कठिन और सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान था वो सफल हुआ था और 41 के 41 मजदूर उसमें बचा लिए गए। आज वहाँ पे 853 करोड़ की लागत से सिलक्यारा टनल बनकर तैयार हो गई है। उसके ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास देहरादून आवास से पूजा सामग्री लेकर के वहाँ पहुँचे और बाबा बौखनाग के निर्माण होने वाले मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा बौखनाग से प्रार्थना की। उन्होंने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कठिन ऑपरेशन संचालित किया गया था और 41 के 41 मजदूरों की प्राण रक्षा की गई थी। उन्होंने कहा कि इस इलाके को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है और ये टनल यहाँ के विकास का मार्ग भी खोल दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाबा बौखनाथ के मंदिर को बनाया जाएगा और यहाँ पे पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे चुनौतियाँ भी बहुत हैं। उन चुनौतियों के उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन चुनौतियों को कम करने के लिए उनकी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है और सिलक्यारा टनल के इलाके को विशेष पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र सत्याल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से वीरेंद्र प्रताप। 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद से कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर सरकार के तरफ से न्यायिक आयोग 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें न्यायिक दफ्तर लखनऊ राजधानी में स्थित है और यहाँ पर कहीं ना कहीं संभल हिंसा से जुड़े जो भी लोग हैं उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही संभल के SP खुद आए थे न्यायिक आयोग में और उन्होंने पूरे जांच रिपोर्ट जो बनाई थी वो सौंपी और तमाम न्यायिक आयोग के सदस्यों ने सवाल जवाब किया, जिसके सवाल जवाब के उपरांत कहीं ना कहीं न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो SP संभल के जवाब से संतुष्ट दिखे। आज जिस तरह से संभल के सांसद वर्ग को बुलाया गया है और न्यायिक आयोग के दफ्तर वो पहुंचे हैं और तमाम सवालों के जवाब हैं जो न्यायिक आयोग के सदस्यों को चाहिए संभल के सांसद से। जिस तरह से संभल के सांसद के ऊपर आरोप है कि किस तरह से वहां पर हिंसा जब हुई थी तो किस तरह का इनका सहयोग रहा और हिंसा भड़काने का भी आरोप सांसद के ऊपर लगा है। हालांकि आज न्यायिक आयोग के दफ्तर पहुंचे सपा सांसद वर्ग ने कहा कि जो भी संभल पुलिस ने आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। जिस तरह से जब हिंसा हुई संभल सांसद ने कहा कि हम वहां पर घटना के दिन मौजूद ही नहीं थे, कहीं और मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से संभल हिंसा में पूरे जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि हिंसा के दौरान पाकिस्तानी कारतूस इस्तेमाल किए गए थे, यानी पूरी जो एक कार्रवाई है, जो हिंसा की जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पेश हो चुकी है और ऐसे में संभल सांसद आज न्यायिक आयोग के सामने पहुंचे हैं और न्यायिक आयोग के सदस्य अब तमाम संभल से जुड़े हिंसा से सवाल हैं उनका जवाब जरूर चाहेंगे। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नेशनल हेराल्ड के मामले में आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में ED के द्वारा दिए गए समन, कोर्ट के द्वारा दिए गए समन जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ है, इनके खिलाफ दिए गए समन को लेकर के आज पूरे लखनऊ में, पूरे देश में कांग्रेस का एक विरोध स्वर बोला, जो कि ED की तरफ कूच करता हुआ गया। सभी जगहों पर ED की तरफ कूच किया। इन सभी कार्यकर्ताओं ने, सैकड़ों की तादाद में आज कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। मेरठ में कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हाथापाई भी हुई। न सिर्फ हाथापाई बल्कि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने का काम भी किया। वहीं लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो राजधानी लखनऊ में भी रुद्रदमन सिंह के नेतृत्व में आज राजधानी लखनऊ के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने ED कार्यालय के लिए अपने कार्यालय से कूच करना चाहा, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन ये कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में थे, ED कार्यालय के लिए कूच करने लगे मगर ED कार्यालय तक पहुंच नहीं सके। पूरे देश में नेशनल हेराल्ड का मामला अब गर्माता जा रहा है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर क्रिएट कर रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले गुजरात, बंगाल और बिहार के चुनावों पर असर पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक
स्वर है कि जिस तरीके के कार्य किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे ही। कहीं ना कहीं पूरे देश में अब नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का मामला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम कर रहा है। आने वाला समय चुनाव का है और चुनाव से ठीक पहले 25 तारीख को सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यदि बात करें नेशनल हेराल्ड मामले की तो नेशनल हेराल्ड अखबार से लेकर के 1938 से चल रहा है ये मामला, लगातार एक लंबे समय तक चल रहा है और अब आने वाले समय में उसकी सुनवाई होनी है। नेशनल हेराल्ड के समन को लेकर के ईडी के द्वारा दिए गए समन, पूछताछ एवं आने वाले समय में कोर्ट में सुनवाई को लेकर के आज कांग्रेस का बड़ा भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूरे देश के सर्वव्यापी यह प्रदर्शन था, जिसमें सभी बूथ स्तर से लेकर के जिला एवं शहर कमेटियां ईडी के कार्यालय तक पहुंचने का काम किया और ईडी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे चारधाम यात्रा की तैयारियों, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यानी कि कुछ ही समय बाकी बचा है, कुछ दिन कहा जा सकता है, कुछ दिन ही बाकी बचे हैं चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए। लेकिन उससे पहले जो है शासन प्रशासन की जो तैयारियाँ हैं वो बेखूबी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यदि यातायात पुलिस की बात करें तो यातायात पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। क्योंकि जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो जाम का झाम देखने को मिलता है। वो जाम का झाम न देखने को मिले उसके लिए पुलिस लगातार कहीं ना कहीं यातायात को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं यातायात पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 वीकेंड कहीं ना कहीं ये दावा फैल करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि 3 दिनों के अंदर जो वीकेंड के थे उसमें हमने देखा कि तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी, और जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। क्योंकि आप देखिएगा कि परिवहन विभाग की तरफ से भी ग्रीन कार्ड बनाने शुरू कर दिए गए हैं, और परिवहन अधिकारी ने बताया है कि जो ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं वो शहरों में जाम ना लगे। क्योंकि जब भी ग्रीन कार्ड किसी गाड़ी का बनता है तो कम से कम 1 घंटा उसमें लगता है, और क्योंकि परिवहन कार्यालय शहर के पार करने के बाद राजधानी देहरादून में बना हुआ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं परिवहन अधिकारी की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि जो भी ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे या फिर जो फिटनेस गाड़ियों की करानी होगी वो आशारोडी चेक पोस्ट पर की जाएगी। यानी कि आशारोडी चेक पोस्ट पर ही ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे और वहीं पर आप अपनी गाड़ियों की फिटनेस भी करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा लाभ यात्रियों को कहा जाए या फिर कहा जाए कि गाड़ी चालकों को मिला है कि उनको अब पूरा शहर पार करके नहीं बल्कि शहर से बाहर ही कहीं ना कहीं उनकी जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक तो उनकी परेशानियां कम होंगी, उनको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, और दूसरा उनको जाम का झाम भी नहीं झेलना पड़ेगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं खास तौर से महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर पर। खास महाराष्ट्र की जो है सियासत में आज एक नई हलचल देखी गई, जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। मंगलवार 15 अप्रैल की रात एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर पहुंचे और डिनर पर लंबी बातचीत हुई। चुनाव नतीजों के बाद ये पहली बार जब दोनों नेता आमने सामने आए। इससे पहले माहिम सीट को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी, लेकिन इस मुलाकात ने उन अटकलों को विराम दे दिया है। सूत्रों की माने तो बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना, शिंदे गुट और मनसे के बीच गठबंधन की तैयारी चल रही है। उद्धव ठाकरे की पकड़ बीएमसी में बेहद मजबूत रही है। ऐसे में शिंदे के लिए ये मुकाबला अहम होगा, और अगर राज ठाकरे का साथ मिला तो समीकरण बदल सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात सिर्फ डिनर नहीं बल्कि रणनीति संवाद है। बीएमसी चुनाव में गठजोड़ बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक है
या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया अध्याय जोड़ने जा रही है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज़, मुंबई। पंजाब के अंदर 50 से ज़्यादा बम आने की प्रतिक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और कल ही इसी मामले को लेकर करीब 5.5 घंटे तक प्रताप सिंह बाजवा से पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोहाली के अंदर पूछताछ की थी। हालांकि इस पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था कि बाजवा इस पूरे मामले में जांच के लिए सहयोग नहीं कर रहे और उनको जल्दी दोबारा जांच के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी और उन्होंने इस पूरी FIR को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले को लेकर आज हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रताप सिंह बाजवा को इतनी राहत जरूर दे दी है कि पंजाब पुलिस उनको इस जांच के दौरान गिरफ्तार जो है वो नहीं कर सकेगी। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि पंजाब पुलिस जब भी जांच के लिए उनको बुलाएगी तो प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब पुलिस के सामने पेश होना होगा। हाल ही के अंदर प्रताप सिंह बाजवा को ये भी जो है आदेश दिए गए हैं कि 22 तारीख तक वो इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी या बयानबाजी मीडिया के अंदर साझी ना करें और ये एक संवेदनशील मामला है और इससे पुलिस को पूरा का पूरा सहयोग किया जाए। हालांकि जो FIR को रद्द करने की मांग की गई थी उसको अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे और इस मामले के अंदर प्रताप सिंह बाजवा को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि पंजाब पुलिस क्या फिर से प्रताप सिंह बाजवा को जांच में शामिल होने के लिए सम्मन करती है या फिर इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। ईडी ने चार्जशीटेड कर दिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को और जाहिर सी बात है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेतागण जो हैं पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने तथ्य रख रहे हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को जबरन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है ताकि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का अगर कहीं ना कहीं जेल में जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा या जांच के दायरे में आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का मनोबल टूटेगा, विपक्ष कमज़ोर होगा। तो सीधे सीधे कांग्रेस के तमाम नेता, प्रमोद तिवारी हों, बड़े से बड़े नेता उत्तर प्रदेश के चाहे देश के, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि शीर्ष नेतृत्व हमारा कांग्रेस उनको फंसाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिनके परिवार ने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको आज इन पोजीशन में लाने वाले मोदी की सरकार है। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष में इतने बड़े नेता कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत धूमिल की जाएगी या उनको जांच के दायरे में फंसाया जाएगा या उनको कहीं ना कहीं चार्जशीटेड करके जेल भेजने का प्रयास करेगी सरकार, तो हमारा विपक्ष कमज़ोर होगा। लगातार वार हो रहा है नरेंद्र मोदी पे, उनकी सरकार पे, मगर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाकायदा आह्वान किया है ईडी दफ्तर के घेराव का। अब देखने वाली बात है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है और उधर अजय राय भी कह रहे हैं कि जैसे ही हम लखनऊ आते हैं वैसे ही और इसमें गति आ जाएगी और हम हर ज़िले में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जो नेता हैं उनको फंसाने की साजिश करके ईडी के माध्यम से मोदी सरकार उनको सलाखों की भेजने की जो साजिश कर रही है उसको नाकामयाब कर देंगे। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हवाले से जो ईडी ब्रीफिंग कर रहा है उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, दस्तावेज़ क्लियर है और जिसमें कहीं ना कहीं हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, दस्तावेज़ के साथ ही हमने चार्जशीटेड किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। अब देखना है कि विपक्ष और सत्ता के पक्ष में इस बीच में जो राजनीति हो रही है और ईडी को घेरने का जो विपक्ष प्रयास कर रहा है, कहाँ पे ईडी सही है, कहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो चार्जशीटेड में वो बात सही है। तो आने वाला कल बताएगा किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इस जाँच में फंसते हैं, चार्जशीटेड होने के बाद सरकार या ईडी क्या करती है। कैमरा समीत के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल।
हरियाणा में इन दिनों गेहूं की कटाई जो है शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो है गर्मी का तापमान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद में बीते दिनों अटाली से लेकर कई एकड़ में जो है किसानों की फसलें जो है गर्मी के कारण आगजनी से बर्बाद हो गई। ऐसे में अब कई ऐसी घटनाएं भी दिनों दिन सामने आ रही हैं जिसमें आगजनी की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, चाहे फिर फैक्ट्री में आग लगना हो, चाहे फिर खुले में कूड़े में आग लगना हो या फिर किसानों की फसलों में आग लगने की घटनाएं हों, वो पिछले दिनों से लगातार देखने को मिल रही थी। इसी कड़ी में फरीदाबाद फायर ब्रिगेड की ओर से सभी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई हैं और 24 घंटे की ड्यूटी पर नियुक्त जो है सभी कर्मचारियों को लगा दिया गया है। फरीदाबाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि फरीदाबाद में पिछले दिनों जो है खेतों में आग लगने की वारदातें कहें या फिर घटनाएं कहें वो सामने आ रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अब फायर ब्रिगेड ने फैसला लिया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर उनको 24 घंटे ड्यूटी पर नियुक्त रहने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद में 6 फायर ब्रिगेड के जो स्टेशन हैं जिसमें करीब 28 गाड़ियां और 6 बाइकें मौजूद हैं जिनको 24 घंटे तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यदि किसी भी तरह की घटना आगजनी से संबंधित आती है तो फिर 24 घंटे हर कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। ऐसे में फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने यह भी जानकारी दी गई कि किसानों की कोई भी फसल यदि बर्बाद होती है तो सरकार पूरी तरह से जो है मुआवजा देने का भी काम करती है, लेकिन उसके पहले अगर उस आग पर काबू पाया जाता है तो फिर किसान को नुकसान होने से बचाया जा सकता था। ऐसे में पिछले दिनों फरीदाबाद के छायसा और अटाली गांव के करीब 24 एकड़ फसल जलकर किसानों की खाक हो गई थी, जिसके बाद से लगातार यह मामला गरमाया हुआ था और सरकार से मुआवजा देने की मांग किसान कर रहे थे। लेकिन अब जो फायर ब्रिगेड ने फैसला लिया है कि 24 घंटे यदि अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे तो ऐसी घटनाओं को आसानी से और जल्द रोका जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह शिफ्ट में जो है ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर 24 घंटे जो कर्मचारियों की ड्यूटी होंगी वो किस तरह से पूरी कर पाएंगे या फिर कोई अन्य बदलाव इसमें किया जाता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में मरीजों की जिंदगी को बचाने वाले सरकारी अस्पताल खुद आग से बचाव की व्यवस्था से जूझ रहे हैं। जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ आग से बचाव के इंतजाम आधे अधूरे हैं। जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था चंद फायर सिलेंडर के भरोसे है। ऐसा तब है जब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को शासन से बजट आवंटित हो चुका है, लेकिन अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र लगवाने के प्रयास अब तक शुरू नहीं किए गए हैं। हालांकि देवरिया, बिलसंडा, अमरिया, बीसलपुर और पूरनपुर सीएससी सिर्फ सिलेंडर के भरोसे ही हैं। हालांकि ऐसा तब है जब लगातार अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में सोमवार को लखनऊ के सरकारी लोकबंधु अस्पताल में आग की घटना में एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे पहले झांसी के जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 16 नवंबर को आग लगने से वार्ड में भर्ती 10 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन स्तर से प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र से लैस करने के निर्देश भी जारी किए गए। शासन ने अधूरे पड़े अग्निशमन कार्य के लिए प्रस्ताव भी मांगे। इसके बाद पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल को अग्निशमन यंत्र से लैस कराने के लिए 1.93 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, जिसके बाद पूर्व में शासन ने धनराशि भी स्वीकृत कर दी। लेकिन अब तक जिला अस्पताल में आग से बचाव के लिए यंत्र लगाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है। दीवारों पर लगे चंद फायर सिलेंडर के सहारे अग्निशमन व्यवस्था है। आग लगने की स्थिति में जिला पुरुष अस्पताल में एक भी वाटर हाइडेंट नहीं है। इसके साथ ही अस्पताल के बाहरी परिसर में आग से बचाव के लिए लगाए गए वाटर सप्लाई पाइप यंत्र भी खराब हालत में पड़े हैं। हालांकि धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी आग से बचाव के इंतजाम पूरे नहीं किए गए, यह बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत। नेशनल होलार्ड मामले को लेकर के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर
ईडी द्वारा विशेष अदालत पर चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तो है सियासत शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर के आज कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित तमाम बड़े नेता इस जो है धरना प्रदर्शन पर शामिल हुए। कांग्रेस लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर पंक्ति के नेताओं के ऊपर जबरदस्ती केंद्र सरकार हमारे लीडरों को के द्वारा जो है फंसाया जा रहा है, उनका कहना है। वही इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने भी जो है केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार हमारे नेताओं को जो है फंसा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घंटों घंटों तक हमारे बड़े नेताओं के साथ पूछताछ की मगर कुछ नहीं निकला। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी साजिश है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हम जो है कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ती आई है तो केंद्र सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, आगे भी जो है लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना ये होगा इस मामले को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जो है कांग्रेस गुस्साई हुई है और लगातार रोड से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में अपने बड़े नेताओं को जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल किया गया है उसके बाद अब गुस्साए कांग्रेसी क्या आगे रणनीति अपनाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगा। फिर इस मामले को लेकर के जो है लगातार सियासत जारी है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर।